जो 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन देख खोल के देखोगे ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज हर चीज़ पढ़ा रखी है गणित की। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या कौन सी है? दो एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय को जब हम अपरिमेय से गुणा करें तो क्या आती है? अपरिमेय। तो ये वाली संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये परिमेय है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 गुणा 2 बाबू क्या होता है? 4। 4 को मैं पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, बट्टे में 0 नहीं है और ये पूर्णांक है तो ये भी परिमेय है। ठीक है, और अंडर रूट 2 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 सिर्फ 2 होता है और ये 2 है तो 2 दूनी 4। 4 क्या है? परिमेय। ये भी है परिमेय। तो अपरिमेय कौन सी है? सेकंड वाली। तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो शूद्र होता है वो होता है माइनस का बी बट्टा ए। तो यहाँ पर आ जाओ, ए क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं। बी क्या होता है? एक्स के गुणज को हम बी कहते हैं। एक्स है ही नहीं तो बी 0 है। और सी हमारा क्या होता है बाबू? अचर पद माइनस का 3। यहाँ रखो, बी है नहीं तो बी की जगह पे 0 और ए कितना है हमारे पास? 1। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में बोलता कि भैया गुणनफल बताओ, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, तो उसका सूत्र क्या होता है? सी बट्टे ए। सी का मान क्या? माइनस का 3 और ए का मान है 1। तो गुणनफल अगर पूछता तो आंसर कितना होता? माइनस का 3। ठीक, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, ए एन इतना है, तो 8वां पद क्या होगा? देखो बाबू, ए एन हमें दे रखा है 3n प्लस 1। 8वां पद निकालना है, n की जगह पे बस 8 रख दो। रख दिया, 8 या 24 और एक क्या हो जाएगा? 25। आंसर हो जाएगा 25। अगर इसी प्रश्न में बोलता कि सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर डी क्या होगा? तो ट्रिक क्या होता है, जो भी n का गुणज होता है, जो भी n का गुणज होगा वो हमारा हो जाता है सार्वंतर। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का होता तो माइनस हो जाता। ठीक, अगर साइन 1/2 है तो कॉस का मान क्या होगा? तो आप सूत्र जानते हैं कि कॉस ए बराबर हो जाए क्या होता है? अंडर रूट के अंदर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यही होता है। तो साइन का मान क्या बाबू? 1/2 है, यहाँ रख देंगे 1/2। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो लॉस ऑफ क्या आ जाता है? इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 4 ले लेंगे। इसके गुणा इसके साथ, 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो 4 में से 1 घटाओगे 3 बट्टे में 4। 3 का वर्गमूल 3 ही रहता है अंडर रूट के अंदर, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के 3/2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कि ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो ये रेखा है, यहाँ पर ये वाला बिंदु, यहाँ पर ये वाला बिंदु है, तो इसके बीचों बीच वाला बिंदु पी क्या होगा? तो इसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक निकालना है। एक्स निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y का सूत्र होता है y1 प्लस y2/2। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है और ये आपका y2। तो यहाँ रखो, x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पे 6 बट्टे में 2। तो 10 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। फिर y1 पे आ जाओ, y1 5, y2 है 9 बट्टे में 2। 14/2, 2 सत्ते 7। तो बिंदु क्या आ जाएगा? बिंदु में पहले एक्स निर्देशांक आता है फिर वाई आता है। एक्स मिला हमें 5, वाई मिला हमें 7। आंसर आ जाएगा 5,7। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज है और उनकी भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर भुजा के अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो हमें बस क्या करना होता है, जो भी भुजा दे रखी है उसका अनुपात का वर्ग कर दो। इस अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। 16 बट्टे का मतलब होता है अनुपात, 16:81। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 है तो के का मान क्या होगा? जो मूल होता है बाबू वो समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां 1 रख दो। 1 का वर्ग के गुणा 1 माइनस का 6 बराबर 0। 1 के कम के माइनस का 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -के 5।
और माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5। ठीक, तो हमें हमारा उत्तर नंबर थर्ड जो है वो आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पासे को ना एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम पासा फेंकते हैं तो पासे पे जो परिणाम होते हैं वो होता है एक, पासा मतलब लूडो, 3 4 5 6। ठीक है, तो कुल परिणाम 6 है, हमें क्या निकालना है, सम संख्या। तो देखो सम संख्या कितनी होती है, सम संख्या होती है 2 4 6। हमें निकालना है प्रायिकता, हमें क्या निकालना है बाबू, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। संभव परिणाम कितना है, सम संख्या के लिए बोले तो सम संख्या का देखेंगे 3 है, और कुल परिणाम कितना है बाबू 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे हमें नहीं करना है, जो सिलेबस का नहीं है उसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, बाकी अगर शांत शांत की बात पूछ रहा है ना तो ये शांत है। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं, इसे छोड़ दो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी अगर b² - 4ac 0 है। तो देखो क्योंकि ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इनको कॉपी में कैसे लिखा जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लिखोगे आप, दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0। ठीक है, और वह हमें क्या दे रखा है, और दिया है हमको b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। चूंकि विविक्तिकर होता है, ये क्या होता है, विविक्तिकर का सूत्र होता है, चूंकि विविक्तिकर शून्य है, जब विविक्तिकर शून्य होता है तो क्या होता है, इसीलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। बाकी उत्तराखंड बोर्ड के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, प्लीज़ जाके देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और पूरी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाना। एनसीईआरटी उदाहरण वगैरह जो मैंने क्वेश्चन टिक किया है ना उनको तो करके ही जाना है। कह रहे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। चौथा प्रश्न है, देखो बाबू हमको AP दे रखा है, समांतर श्रेणी हमें दे रखा है 2 4 6 8 ऐसे जा रहा है। यहाँ पहले ही बोल दिया समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, वो क्या है 2। सर्वांतर को D से दर्शाते हैं जो कि होता है A2 - का A1। तो दूसरा पद क्या है बाबू 4, पहला पद है 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। हमें निकालना है nवां पद, हमें निकालना है nवां पद। an बराबर क्या होता है a + n - 1 × t, ये होता है nवां पद का सूत्र। हमें n की जगह पर n ही रखना है। ठीक, तो रखेंगे मान a हमारे पास है कितना बाबू 2, n की जगह पर n और d की जगह पर 2, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2n, 2 एक कम 2, 2 से 2 कटा, तो an हमें मिलेगा 2। an ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है, देखो बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु हमारे पास क्या है 3,4, ये x होता है, ये y अक्ष y निर्देशांक होता है। हमें क्या निकालना है, x अक्ष से दूरी, दूरी निकालना है, ध्यान रखिए। तो x वाला आंसर नहीं होगा, x अक्ष के उत्तर क्या होता है y वाला होता है। x अक्ष से दूरी कितना होगा 4 होगा, अगर y से बोलता दूरी तो आंसर x वाला होता। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाता हूँ। एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो हमारे पास एक वृत्त है, चित्र बना सकते हो एग्जाम में, ये वृत्त है, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, यदि यदि वृत्त की
त्रिज्या आर है, ठीक है। तो हमको दिया क्या बाबू, हमें दिया है वृत्त की परिधि। देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना होता है। अगर आप बोलो कि सर एक कॉपी बना दो कि गणित की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वृत्त की परिधि हमें दे रखा है 6 पाई, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। 6 दे रखा है, इधर पाई है, इधर पाई से पाई कटा, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 3 6। तो जो आर होगा वो हमारा कितना होगा बाबू, 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। आंसर आर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। 7वां प्रश्न है। तो यहाँ देखो हमारे पास ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से तुम वृत्त पर तुम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो आंसर होगा सिर्फ 2 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा, उत्तर जो आ जाएगा 2। ऐसे चित्र बना के भी दिखा देना, ठीक है, चित्र बना के दिखा देना। अब आ जाओ, कह रहे हैं इस आंकड़ों का माध्य क्या होगा। माध्य निकालना है, सिंपल सा प्रश्न है। माध्य निकालने के लिए क्या होता है, जितने भी आंकड़े हमें दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो। 4 6 3 + 8 + 2 + 7, और जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देना होता है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब जोड़ो, 4 6 10 20 30, 30/6, 6 पंजे 30, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 पे आ जाओ कि निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखना होता है आंकड़ों को, तो ये पहले से ही दे रखा है आंकड़े आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम। अगर नहीं दिया है तो पहले बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर है 14, ठीक है, फिर है 15, फिर है 18, फिर है 21, फिर है 25, फिर 27, फिर 31, फिर हमारा है 35, फिर है 38। अब संख्या को गिनोगे कि भाई कितना दे रखा है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n विषम है। n क्या है, विषम है, 9 है, इसलिए माध्यक मतलब बीच वाला पद होता है माध्यक। सूत्र क्या होता है, बीच, इधर जितने होंगे उधर उतने होंगे, जो बीच में बचेगा वो होता। तो इसका सूत्र होता है n+1/2 पद। n कितना है, 9 + 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 2 पंचे 10, 5वां पद। अब 5वां पद देखो, 1 2 3 4 5, इसलिए जो माध्यक होगा वो आपका हो जाएगा 25। वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये जो पूर्णांक है 12 15 21 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है हमारे पास, 12 15 और 21 है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 15 पे आ जाओ, 3 बचा 15, 5 एकम 5, 21 पे आ जाओ, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 2 बार है, 3 1 बार। 15 को लिख सकता हूँ 3 1 बार है, 5 1 बार। और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 1 बार है, 7 1 बार, ठीक है। तो जो संख्या तीनों में है उसके नीचे वो संख्या डालोगे। 3 तीनों में है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक। एलसीएम क्या होता है बाबू, जो तीनों में है वो लिखोगे और उसकी अधिकतम घात ली जाती है। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, फिर 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 5 जो छूट गए उनको गुणे में डाल दो, ठीक है। अब गुणा करो, यहाँ से आ जाएगा देखो, 7 × 3, 7 3 21, और 4 × 5, 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0, आंसर। अगर इसी प्रश्न में हमसे बोल देता कि भैया एचसीएफ भी बताओ,
HCF भी बताओ कितना होगा। तो क्या करते हैं, जो तीनों में होता है बस उसी को लिया जाता है, जो तीनों में है उसी को लेंगे और उसकी न्यूनतम घात लेंगे। 3 की न्यूनतम घात क्या है, 3 ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, पूछा नहीं है, मैंने बता दिया अपने से। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल बताइए। द्विघात समीकरण के मूल बताइए। तो इसको हल करना है। तो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो आप जानते हैं क्या होता है बाबू, इसका गुणा जो देखते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनकी गुणा करें तो 6 आए, एक छंग 6, और यहाँ चिन्ह देखो, घटाएं तो इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। जब गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है, और घटाएं तो 1 आए। 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे, वो संख्या है 3x, घटाना है 2x। ठीक है, इसको हल करोगे तो फिर से ऊपर वाला समीकरण आ जाएगा। अब यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। पहले वाले जोड़े से उभयनिष्ठ क्या है बाबू, x है। एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, ये x बाहर आ गया, यहाँ से 3 बचा। देखो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, x बचा, नेगेटिव बाहर निकालेंगे, अंदर आ जाएगा पॉजिटिव। 2 3 6, जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखते हो, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसे आप दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हो। अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आंसर। और उसके बाद x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप नहीं आपको नहीं करना है। ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, P बिंदु नाम देते हैं, 5,6 माइनस का है, और अगला बिंदु यहाँ पर है Q, जो कि है -1 -4। इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P है y अक्ष पर। तो y अक्ष के लिए क्या होता है बाबू, x निर्देशांक 0 होता है। माना वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0, y है, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त कर दी है। यही अनुपात हमें निकालना है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, और ये क्या है हमारा विभाजन बिंदु है। तो ये विभाजन बिंदु का x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। ठीक, तो हमें तो सिर्फ अनुपात बोला है, तो मैं बिंदु भी निकाल के दिखा दूंगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए जिसका आंकिक मान पता है उसे लेना होता है पहले। x का आंकिक मान पता है, तो x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 का मान है बाबू पता नहीं, x का मान क्या पता है ना, x का मान 0 है। चलो अभी रखते हैं अगले स्टेप में। x2 कितना है, -1। m2 कितना है पता नहीं, x1 कितना है 5 है, बट्टे में m1 पता नहीं, m2 पता नहीं। देखो x हमें पता है, x निर्देशांक क्या बाबू 0 है। ये है माइनस का m1 और ये है 5 प्लस के 5 m2, बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब करेंगे तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या रहती है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर क्या है 5 m2 ही है, m2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू बट्टे में, है ना। और इधर से 5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। पहला आंसर आ गया। इतना पूछा गया था प्रश्न में, बट प्रश्न 2 की जगह अगर 4 नंबर में आ जाए तो 4 नंबर में आएगा तो बोलेगा बिंदु भी निकालो, तो y निर्देशांक आपको निकालना है। चूंकि y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये m1 हमारा निकल चुका है 5 और m2 निकल चुका है 1। m1 5 है, m2 1 है। ये उठाकर रख दीजिए।
M1 5, Y2 है माइनस के 4, M2 है 1, Y1 है माइनस का 6, बट्टे में M1 प्लस M2। 5 चौको 20 माइनस का 6 कम 6, 5 और 1 6, माइनस के 26 बट्टा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y निर्देशांक आ जाएगा माइनस का 13 बट्टे 3। अतः बिंदु P x, y, तो x निर्देशांक हमारे पास कितना है 0, और y हमने क्या निकाला माइनस के 13 बट्टे 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा बाबू, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। ठीक है, सो देखिए 14 नंबर में आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ऐसे दो वृत्त हैं जिनका दोनों का केंद्र एक ही है, केंद्र एक ही है। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को टच करते हुए जाती है। तो ये क्या है, इस छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, और इससे इसको मिला देंगे, ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 3 दे रखी है, और बड़े वृत्त की 5 दे रखी है। हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी, ए बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। अगर मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। इधर जो चित्र है इधर भी वही चित्र है, यानी कि जो ए सी होगा वही सी बी होगा। चूंकि जीवा की लंबाई क्या है, ए सी प्लस सी बी के बराबर है। ठीक है, आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से क्या होता है, 10.1 कि स्पर्श रेखा में अगर त्रिज्या मिला देते हो तो उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो कोण सी जो है वो कितना बाबू, 90 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, डिटेल में करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही होता है ना। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 5 है। आधार आप इसको मानो या इसको मानो, पाइथागोरस प्रमेय में किसी को भी मान सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आधार ए सी है और लंब हमारा क्या है, ओ सी है। अरे यार ओसी का मान रख देना था 3, चलो लिख दिया। अब आप ध्यान देखो, आप जानते हो जो ए सी है ना वो किसके बराबर है, सी बी के बराबर है। तो देखो यहाँ तो ए सी है, ओ सी हमारे पास कितना है, 3 है, इधर है 5, पाँच है 25, 3 3 9। आगे हल करते हैं, संख्या को एक तरफ लाओगे, प्लस का 9 इधर आके क्या होगा, माइनस का 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 16 आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी हमें निकालना है, तो 16 का क्या होता है, वर्गमूल। तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो लेकिन वर्गमूल में तो प्लस माइनस आया है, लेकिन आप प्लस का ही लिखोगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। ए सी 4 है तो हमारा सी बी भी कितना होगा, 4 होगा। इसलिए जीवा हमारे पास क्या थी, ए सी प्लस सी बी थी। ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, 4 + 4 क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। तो जो जीवा की लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, या तो ये करना है अथवा वाला भी हमें करना है। कह रहे बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। कह रहे हैं बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु ए से जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या है ये ओ ए, इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं बी। ठीक, तो चूंकि
प्रमेय 10.1 से जो हमारा बी कोण होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो वही चीज़ फिर से लगेगी, त्रिभुज ए बी ओ में ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना। बिल्कुल। तो आधार हमारे पास कितना है, 4 है, लंब मेरे पास r है त्रिज्या, और कर्ण मेरे पास कितना है, 5 है। पाँच है 25, 4 चौको 16, संख्या को एक तरफ लाओगे, प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 आएगा, 25 में 16 घटाओगे 9 आएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे दोनों तरफ, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो त्रिज्या जो होगी हमारी वो 3 सेंटीमीटर होगी। देखो अब इस प्रश्न में हमारे पास 2 चॉइस थी, अगर आपको दोनों ही प्रश्न आते हैं तो आपको हमेशा वो प्रश्न करना है जिसमें समय कम लग रहा है। सेकंड वाले में समय कम लग रहा है तो उसी को करना है, ठीक है, अगर आपके पास चॉइस 2 आ रही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू जो है, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है आर एस के, तो पी ओ क्यू एस ओ आर, इस दो त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे भी वही कोण बनेगा क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं, और यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे वही कोण बनेगा क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं। और आप तो पहले से ही जानते हो कि भैया शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर होते हैं, तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कोण P है और जो कोण S है वो बराबर होगा, और यहाँ से जो कोण Q है कोण R के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण किस वजह से, क्योंकि ये इसके समानांतर है, ठीक। उसके बाद POQ जो कोण है POQ बराबर होगा SOR के, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि भैया ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तीनों संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए त्रिभुज, अतः यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ लिख देना पहले एंगल 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 नियम से त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से गेंद यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसा प्रश्न हर साल आता है। 16वें नंबर पे आ जाओ, दिया है, क्या दे रखा है बाबू, हमें दे रखा है लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है, 3, और हमें काली गेंद कितनी दे रखी है, काली गेंद दे रखी है 5, तो कुल गेंद कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। हमें क्या निकालना है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, इसलिए लाल गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता का आप सूत्र लिखोगे, क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। लाल की पूछ रहा है तो लाल कितने हैं, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है, तो आंसर आ जाएगा 8। इतना आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब अथवा वाला भी हम करेंगे, मैं तो दोनों करूंगा, आपको एग्जाम में एक करना है कोई भी। कह रहे हैं 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है,
लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? जो गड्डी होती है, गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, 26 लाल और 26 काले होते हैं, और इनकी भी अलग अलग 2 कैटेगरी होती है, जिनमें हर एक कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं। इस चैप्टर को मैंने ग्राफिक की मदद से समझा है। अगर आपको पृष्ठ पृष्ठ ये देखना है, समझना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, एनसीईआरटी देख लेना, सब पढ़ा रखा है, सारा प्रश्न एनसीईआरटी से ही याद है। हमें क्या बोल रहे हैं? बादशाह। देखो, हर कैटेगरी में एक बादशाह होता है। लाल कैटेगरी में एक बादशाह है, इसमें भी है, तो लाल इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन बादशाह बोला लाल कलर का। अगर सिर्फ बादशाह होता तो 4 होता। लाल कलर का बादशाह कितना है? 2 है। तो लिखेंगे चूंकि लाल बादशाह कितना है? 2 है। लाल की कैटेगरी 2 है, तो बादशाह पे कितनी होंगे? 2 होंगे। इसलिए प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें? लाल बादशाह आने की प्रायिकता। लाल बादशाह आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना बाबू? 2। और कुल परिणाम कितना है हमारे पास? 52। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। आंसर आ जाएगा 1/26। क्या आ जाएगा? 1/26। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, 17 नंबर है ना। एग्जाम में आएगा तो सिंपल प्रश्न आएंगे। 2 समीकरण दिए होंगे, उनको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करना होगा। ठीक है, जो सिलेबस पे नहीं है उसे मैं हटा दूंगा, फालतू में करा के आपकी टेंशन नहीं बढ़ानी। ये क्वेश्चन वैसे तो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस का है, एग्जाम में आता है, आया है, पिछले साल भी आया था, तो हमें करना पड़ेगा। 18 नंबर बहुत शानदार क्वेश्चन है, और हर साल एग्जाम में आता है ये जो प्रश्न है। कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है, और ये बड़े नंबर में ना हर साल आ रहा है। देखिए, हमारे पास एक रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो टोटल दूरी है वो 360 किलोमीटर है। ये हमारी रेलगाड़ी, छुक छुक छुक, ये हमारी रेलगाड़ी है। तो मान लेते हैं भैया, इस रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल हमने क्या मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। ठीक है, कितनी मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली। अब देखिए, तो प्रश्न में आ जाते हैं। एक प्रथम शर्तानुसार आप ये जानते हो कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे में चाल। अब प्रथम शर्त में आ जाओ। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी करती हैं एक समान चाल से। ठीक है, तो प्रथम शर्त में क्या है? 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करने में लगा समय t1 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी, दूरी तो हमारी 360 ही है, चाल कितनी है? x है, चाल हमारी x है। ठीक, फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, अब द्वितीय शर्त में आ जाओ। द्वितीय शर्त में बाबू क्या बोला गया है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं
360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो अधिक हो तो ये क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, दूरी तो वही है, चाल बदल गया, पहले से जितना था उससे 5 किलोमीटर अधिक, अधिक मतलब जोड़ दिया। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, देखो प्रश्न में ये बोला गया है कि अगर जाता है तो उसे 1 घंटा समय कम लेता है, 1 घंटे समय कम लगता है। देखो जब आपकी स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, और जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको समय कम लगता है, इसमें समय कम लगता है, और समय का अंतर कितना है, 1। यानी कि बड़े वाले समय में से इस वाले समय को जब हम घटाएंगे तो समय का अंतर कितना होगा, 1। तो बड़ा वाला समय क्या है, यह है, मान रख दोगे 360/x, और छोटा वाला समय क्या है, ये 360 में x + 5 1। ओके, तो यहाँ देखिए इसके गुणा इसके साथ हो जाएगी x + 5, इसके गुणा इसके साथ 360 x + 5, और इसके गुणा इसके साथ हो जाएगी 360 गुणा में x 1। 360 से अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 360x + 5 से गुणा करो, 5 × 0 0, 5 छंग 30, 3 लगा हासिल में, 5 × 15 और 3 18, बट्टे में अंदर गुणा कर दो, x गुणा x x², और यह है 5x 1, इससे ये कटा, ठीक है, तिरछे गुणा करोगे ये हो जाएगा x² + 5x, और 1800 1 कम 1800, संख्या को एक तरफ लेके आओगे सब चीज़ों को, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा बाबू, 1800। तो ये आ गया एक द्विघात समीकरण। अब इसको हमें हल करना है, अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। इसका गुणज कुछ नहीं, देख ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करें, 1 गुणा 1800 तो 1800 आए, और घटाए दो 5 आए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में संख्या आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो गुणनखंड करो इसका। मेरे दिमाग में तो आ गया है, 45 और 40 है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे लाते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिखोगे 2 × 18, गुणनखंड करो, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 0, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कटेगा 5 से, 5 चौको 20, 5 बचे 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और यहाँ से ले रहा हूँ 15 3 45, जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से बन गया 45 और यहाँ से बन गया 40, ठीक है, ऐसे जोड़ा बन जाता है। तो 45 में से 40 घटाओगे 5 आ जाएगा, 45 और 40 को गुणा करोगे 1800 आ जाएगा। यकीन नहीं होता करके देख लो। तो 45x माइनस के 40x, ठीक। तो यहाँ से एक गुणन जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, अरे यार x ले लेंगे उभयनिष्ठ, x उभयनिष्ठ है ना, तो x² से एक x बाहर आया, एक x बचा, x बाहर आ चुका है, यहाँ से 45 बचा, चिन्ह नेगेटिव का है लगा दो। यहाँ सिंगल x है, सिंगल x कब आएगा, जब 40 उभयनिष्ठ आएगा, x बचा, बाहर नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ 45 है ना, यहाँ 45 ही आएगा, भाग देके देखना। तो जो 2 बार आया है उसे आप 1 बार लिखते हो, और जो उभयनिष्ठ आया दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। 0 मानना है इनको। यदि x + 45 = 0, तो जो प्लस का 45 से इधर आके हो जाएगा माइनस के 45, और ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यदि x - 40 = 0, तो माइनस का 40 बराबर के इधर आके हो जाएगा प्लस का 40, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि जो रेलगाड़ी की जो एक समान चाल होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप प्रश्न को दोबारा
देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न है, तो हम करते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बोल रहा है, तो पहले रहमान की आयु मान लेते हैं। माना रहमान की वर्तमान, मतलब अभी जो आयु है रहमान की वर्तमान आयु वो है x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो पूर्व में क्या होता है, घटता है, पहले जब भी बात होगी घटेगा, तो x-3 हो जाएगा, x-3 वर्ष। और उसके बाद 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या होगी? 5 पश्चात मतलब बाद में, 5 बाद मतलब जुड़ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया है उनके आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, व्युत्क्रम मतलब 1 के बट्टे में आयु के व्युत्क्रम का जो योगफल है, इसका व्युत्क्रम क्या है, इसका व्युत्क्रम क्या है, और जो योगफल मतलब जोड़ना कितना है, 1/3 के बराबर है। तो उनके उसकी आयु क्या होगी, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा लॉस अपान, नीचे नीचे गुणा कर दो, इसकी गुणा इसके साथ x+5 और इसकी गुणा इसके साथ x-3। ठीक है, तो देखो यहाँ बाबू x और x क्या हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इधर है 1/3, नीचे गुणा करेंगे x+a x-a के रूप में है, तो x गुणा x, x², 5 है और यहाँ -3 है, 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x, प्लस का 5 माइनस का 3 है, 5 प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 × 15 आ जाएगा। तिरछी गुणा करो, ये हो जाएगा x² + 2x - 15। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है, और इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, सभी को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। यहाँ देखो 2 में से 6 घटा देंगे, माइनस के 4x, और -15 - 6 माइनस का 21, क्या है ये, माइनस का 21। अब देखो इसका गुणा कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ करनी है हमें, ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करें तो 21 आए, और घटाने पे x का गुणा देखो कितना है, 4 है, 4 आए, तो 7 × 21, 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 7x और क्या है 3x। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस अंदर गुणा कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बाबू, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ है ना, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, तो x² से 1x बाहर आएगा तो 1x बचेगा, x बाहर आ गया 7 बचा, प्लस चिन्ह है प्लस, 3 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x बचा 3 × 7 = 21, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जिसे आपने उपनिष्ठ माना है चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है, ये +3 है, +3 आ गया, इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x + 3 = 0, तो प्लस का 3 इधर हो जाएगा माइनस का 3, जो कि अमान्य है। यदि x - 7 = 0, तो माइनस का 7 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 7। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर, यानी कि जो रहमान की वर्तमान आयु होगी
वो होगी 7 वर्ष। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, देख रहे हैं, ये पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी थी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, वास्तविक संख्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो सारा इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा 10th वाला। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दे दूंगा, आप चैनल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ प्ले लिस्ट पर जाओगे, थोड़ा नीचे करोगे, सारा कुछ आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्लास 10th दिख रहा है आपको, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, सारा कुछ ये इस प्ले लिस्ट में पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैंने पढ़ा रखी है, सभी चीज़ें मैंने सारा प्रश्नावली वीडियो सोल्यूशन करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक, बाकी जो इसके आगे के प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस तरीके के मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, पढ़ा रखे हैं। ये जो कुछ प्रश्न है वो आपको इसके सेकंड वाले पार्ट में मिल जाएगा, इसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे।